जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया कि किस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन जो होता है वो एक नए तरीके से लिखा जाता है, समझा जाता है और पढ़ा जाता है। आज हम लोग उसी तरह का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या मतलब है उसको हम लोग पहले समझते हैं। ये हार्ड क्या मतलब, आप छूने से पानी आपको बहुत हार्ड लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किस सेंस पे आप लिखते हैं उसको जरा समझते हैं। मेरे पास ये वाटर है और हार्ड वाटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप क्या करेंगे, इस हार्ड वाटर में अगर आप इसके अंदर डिटर्जेंट मिलाते हैं तो डिटर्जेंट मिलाने से फ्रोथ जनरेट होता है। तो फ्रोथ या झाग जिसको आप बोलते हैं वो बहुत ईजिली जनरेट नहीं होता, या टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो इसमें मिसल्स फॉर्मेशन ईजिली नहीं बन पाता। मिसल्स फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो क्लीनिशिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाता। तो ये हार्ड वाटर में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, एक एग्जांपल में जो हार्ड और सॉफ्ट वाटर की बात की जाती है वो यूजेस के बेसिस पे किया जाता है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे आप अगर हार्ड वाटर के साथ किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग बहुत आसानी से नहीं होती है, यानी उसका एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हैं कई बार हम लोग जब दाल को बॉईल करते हैं तो कुछ पानी के साथ दाल इजीली बॉईल नहीं होता है, कुछ सब्जियां बॉईल इजीली नहीं हो पाती। तो उसका कारण ये सब है कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो एक ये यूज़, इसीलिए हम लोग हार्ड वाटर का बहुत जगह अवॉइड करते हैं। हार्ड वाटर को हम जैसे बैटरीज के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी में जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करते हैं। वाइपर कार में उसमें हार्ड वाटर को अवॉइड करना चाहिए, बट इतना पॉइंट करके आदमी नहीं देखता है। बट हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब हार्ड वाटर का मतलब क्या है मैं ज़रा समझा दूँ। जैसे रेन वाटर जो आता है, जैसे आप ये बरसात हो गई आपकी, तो इसमें क्या होता है, एयर में CO2, O2, SO2, इस तरह की बहुत सारे गैसें हैं, NO2 भी मान सकते हैं आप। ये गैसेज आती हैं और वो मिक्स हो जाती हैं। अच्छा, मिक्स होने के बाद जब अर्थ पे आती हैं तो अर्थ में क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो अब चूंकि ये क्या है, सब एसिड के पार्ट हैं, और तो यहाँ पर दरअसल वाटर के पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का क्लोराइड या कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड या मैग्नीशियम का सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट्स आपको उस वाटर के अंदर मिल जाते हैं। तो जो नेचुरल पानी आपको मिलता है ऊपर से, पानी रेन वाटर जो गिरता है वो शुरुआत में तो H2O बहुत प्योर होता है, बट जैसे से एयर के कांटेक्ट में आता है तो डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं, और जब नीचे अर्थ पे आता है तो वो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के फॉर्म में इसमें वाटर के अंदर ये सब मिक्स होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा सर कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए, बाई कार्बोनेट क्यों हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी बेस के साथ जब CO2 एक्सेस में मिलेगा तो बाई कार्बोनेट मिलता है। जो CaOH का होल्ट वाइज रहा होगा, बट एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो लिमिटिंग नहीं है, वो तो बहुत एक्सेस में है। तो हमेशा इसीलिए सॉल्ट कौन सा बनता है, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं बनता। तो ये कुछ कहानी है जिसके कारण आपको ये हार्ड वाटर मिल जाता है। तो हार्ड और सॉफ्ट वाटर की अगर आप बात करें तो इसको हम दो तरीके से जो बांट रहे हैं, वो हार्ड वाटर का मतलब आप ये बोल सकते हो कि वाटर के अंदर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, और कैल्शियम के सल्फेट एंड मैग्नीशियम का सल्फेट, ये 6 सॉल्ट रहते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट हैं तो आप इसको हार्ड वाटर बोलेंगे, और अगर ये एब्सेंट है, इसके अंदर ये सब नहीं है, तो इसको आप सॉफ्ट वाटर का नाम देंगे। समझ आई बात। तो ये है सिंपली हार्ड और सॉफ्ट वाटर की कंडीशन। तो हार्ड वाटर का कहाँ पे यूज हम नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। सॉफ्ट वाटर को बहुत इजीली यूज करते हैं। किस कारण से हार्ड आप मान सकते हैं, इन सब आयंस, इन सब सॉल्ट्स के कारण। ध्यान रहे, वाटर के अंदर अगर कोई दूसरे कंपाउंड्स की इम्प्योरिटी है तो उसको आप हार्डनेस का रीजन नहीं बताते। ठीक है, वो इम्प्योरिटी हो सकता है बट वो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर NaCl पड़ा है,
तो NaCl का प्रेजेंस हार्डनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 6 जो सॉल्ट आपको देखना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। अब आप हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बीच का अंतर समझ गए होंगे। हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं दरअसल ये हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है, बट टाइट्रेशन के अंदर हमें इसके अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो पहले हम जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम सीधे उसके न्यूमेरिकल पे आना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग इस टॉपिक को पहले जनरल थ्योरी समझ रहे हैं, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। तो अब मैं इसको जरा आगे बढ़ाता हूँ। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आपने समझ लिया। अच्छा, हार्डनेस को 2 कैटेगरी में आपने बांट भी दिया, एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। ये किस सेंस पे टेम्परेरी परमानेंट, ये मतलब क्या है? ऐसा थोड़ा कि एक परमानेंट रहता है, एक लंबे टाइम तक और तुरंत चला जाता हो, ऐसा नहीं। दरअसल क्या होता है कि हार्डनेस को रिमूव करने के जो मेथड है, जब आप हार्डनेस को हटाने की कोशिश करेंगे तो जो इजीली रिमूवेबल इम्प्योरिटी होगी, इजीली रिमूवेबल हार्डनेस, तो अगर ऐसा है तो इसको आप टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। और डिफिकल्ट है अगर, तो आप इसको बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो हालांकि ये प्रैक्टिकली बताया गया, अगर किसी वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो उस केस में ये क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस है। और अगर आपके पास कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट है, तो उस केस में ये परमानेंट हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन भी आपने कर दिया कि कब आप टेम्परेरी मानेंगे और कब आप परमानेंट मानेंगे। टेम्परेरी किस सेंस पे है कि बहुत इजीली रिमूवल हो जाएगा। तो इजीली मैं दोनों के हार्डनेस का रिमूवल पहले सीखूंगा, पहले आप ये क्लियर कर लो कि कौन सी हार्डनेस कब आप मानेंगे, ठीक है। अब जैसे हम रिमूवल की बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, अच्छा ये बड़ा आसानी से बाहर हो जाता है। अब इसका एक जरा मतलब समझते हैं। दरअसल कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल रहते हैं। ये जो कार्बोनेट है ये सॉल्युबल है, तो अगर ये सॉल्युबल होगा तो फिर इसको आप आसानी से बाहर नहीं कर पाते हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको सिंपली बॉइलिंग कर देते हैं, मतलब हीट कर देते हैं। तो हीटिंग में क्या होगा, बाइकार्बोनेट हमेशा जब हीट करते हो तो इससे जो अंदर CO2 एक्सेस में जुड़ा था वो बाहर हो जाता है और ये कार्बोनेट में बदल जाता है। समझ आई बात? और ये जो पोर्शन है वो इनसॉल्युबल है, तो आप आसानी से बाहर कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी होता है कि मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना और CO2 और वाटर बन गया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये दरअसल सॉल्युबल पार्शली रहता है, तो ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग है। तो ये MgOH का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और CO2 इसके साथ हो गया। फर्दर चूंकि वाटर है तो ये किस में बदल जाएगा, MgOH का होल, और ये पोर्शन इनसॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू दिस। तो आप इसको और इसको दोनों फिल्टर करके यानी छान कर आप अलग कर सकते हैं। तो ये सीधा तरीका है। तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, हम टेम्परेरी क्यों दिख रहा है आपको आसानी से, आप सिंपल सा बॉईल कर दो। और आपको पता है वाटर सबसे अच्छा प्योरीफाइड कब होता है, जब आप बॉईल कर दें, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं अपने आप सब बाहर आ जाती हैं। इनसॉल्युबल वाला पार्ट अपने आप बाहर हुआ, अगर कुछ अदर इम्प्योरिटी है तो वो भी वेपराइज होकर बाहर हो जाती है, ठीक। अच्छा, इसका एक और तरीका है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, वो भी जरा समझते हैं क्यों कैसे। देखो, एक मेथड है बाय द यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं और एनी अदर स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं जो खुद जाके सॉल्युबल ना हो, बस इतना ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है, जरा देखो, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लिखे, मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट है, ये सॉल्युबल है। अगर आप इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे जो कि एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, ये रिएक्शन होगा। दरअसल बाइकार्बोनेट में एसिडिक एसिड, तो OH माइनस क्या करेगा, इसके H को निकाल कर कार्बोनेट बना देगा। तो कार्बोनेट है कैसा, इनसॉल्युबल, वही तो आप अभी कर रहे थे इससे पहले बॉइलिंग में। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्गर बेस की रिएक्शन इन सबसे कराते हैं तो इसका एसिडिक H बाहर हो जाएगा।
ये बन जाएगा कैल्शियम का कार्बोनेट और ये वाटर, है ना। ऐसे यहाँ पर भी मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना, समझ रहे हैं। और वाटर, बट आपको मैंने बताया कि ये फर्दर किसमें बदल जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये इनसॉल्युबल है, यहाँ भी इनसॉल्युबल है, आप दोनों को आसानी से बाहर कर सकते हैं, ठीक। तो ये दूसरा मेथड है। ये जेईई में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जनरली हम लोग याद कर लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके आप टेम्परेरी हार्डनेस को बाहर कर सकते हैं, लेकिन कई बार कोई भी स्ट्रॉन्गर बेस आप यूज कर सकते हैं जो इनसॉल्युबल हो, ध्यान रखें। तो क्या लिखा गया आईआईटी में, 4 ऑप्शन में एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, बट एक ऑप्शन दे दिया गया बाय द यूज ऑफ एक्वस NaOCl। आपको पता है एक्वस NaOCl भी स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इसके कारण स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये भी वही सेम फंक्शन कर सकता है जो यहाँ पे ये कर रहा है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, कोई चीज ऐसे नहीं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे लर्न करके चले जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो उससे आप अच्छे आईआईटी के क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे। तो चीजें हम लोग समझते हुए चलें, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे बात करें। चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे और बढ़ते हैं। अब हमारे पास परमानेंट हार्ड डिस्क का रिमूवल देखना होगा। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्ड डिस्क, अच्छा ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा रिमूव करना, और उसका कारण आप समझ पाओ तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट, ये चारों सॉल्ट होते हैं। और ये सॉल्ट दरअसल क्या होता है ना, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है इसका, एक्वा सोल्यूशन जो है न्यूट्रल है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस। तो अब इनकी रिएक्शन बहुत इजीली तो नहीं हो पाएगी। तो जब रिएक्शन इजीली हो नहीं पाती है तो ऑब्वियस बात है इसको हटाना भी मुश्किल है। बट ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई तरीका नहीं हो, तरीका है। तो सबसे पहला काम है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी ये भी एक तरीके से सॉल्ट है, बेसिक नेचर होगा, इसका रिएक्शन आप कराते हैं। तो देखो इससे क्या होगा, कैल्शियम का क्लोराइड Na2CO3, रिएक्शन कराना बड़ा आसान है, ये सिंपल आयनिक कंपाउंड है, दोनों आयन एक्सचेंज कर दो। तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 टाइम्स ऑफ NaCl, ये इनसॉल्युबल है, आप इसको छानकर अलग कर देंगे। अब कुछ लोग दिमाग में आ रहा है सर ये NaCl भी तो है, ये भी तो इम्प्योरिटी होगा। ये इम्प्योरिटी होगा, बट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम की ये कार्बोनेट्स हैं, सॉरी आयंस हैं, ठीक है ना। तो इसके प्रेजेंट रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, तो यहाँ भी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन जब हुआ तो यहाँ पर लेगा MgCO3 और NaCl, बट ध्यान रखो ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा MgOH के होल ट्वाइस में, ठीक है ना, और CO2 बार। इसी तरह से कैल्शियम का सल्फेट Na2CO3 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे Na2CO4, ये भी इंसॉल्युबल है, बाहर कर सकते हैं आप। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे MgCO3 प्लस Na2CO4 बना, और ये फर्दर MgOH का होल ट्वाइस। तो इस तरह से आप चारों की रिएक्शन करा के परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने का एक मेथड, आप सबसे पहला मेथड आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी सिंपल सा है, बहुत कुछ खास नहीं है अलग। लेकिन इसके बाद 2 मेथड और हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं, कंपाउंड थोड़े नए हैं, नए जानने वाले हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको रिमूव करने का एक मेथड है बाय द यूज ऑफ, देखो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये क्या है, Na6P6O18। अब जरा देखो ये क्या है, ये सॉल्ट है, इसका एक दूसरा नाम है काल्गन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है भाई। अब थोड़ा सा टेक्निकल पता है क्या है, ये सब कंपाउंड्स आपको डरा देते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं जरा, इसके बैकग्राउंड में आती है कैसे बना। दरअसल एक एसिड होता है HPO3, नाइट्रोजन फैमिली में आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे होंगे। इसका नाम होता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। अब ये इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता,
ये मोनोमरिक नहीं, ये पॉलीमरिक होता है। तो मान लो n की वैल्यू 6 आप रख दो, तो H6 बनेगा, P6 बनेगा, O18 बन जाएगा। तो इस पूरे का नाम क्या हुआ? हेक्सा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। और अगर आप इसका P6O18 यानी एसिड का रेडिकल बनाएंगे तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा मेटा फॉस्फेट, है ना। एक है तो 8 हेक्सा मेटा फॉस्फेट आयन, और जब आप इसको सोडियम के साथ जोड़ देते हैं Na6 बना देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। समझ में आई बात? तो होता क्या, आप डायरेक्ट अगर लिखोगे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो ये आपको पैटर्न आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट कैसे बना? अच्छा 2 मिनट अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो पता है कैसा होता है, ये साइक्लिक होता है। जैसे P6 लिखा है तो आप 6 फॉस्फोरस ऐसे बना दो, 3 इधर बने, 3 ये बन गए, फिर इनके ऑक्सीजन बीच में ले आओ। तो देखना जरा ध्यान से, अभी सब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा बनेगा। फिर डबल बॉन्ड और OH सब जगह बना दो, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। अब आप समझ रहे हैं इससे क्या होगा? ये अपने आप में साइक्लिक पोर्शन हो गया और बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, तो इनसॉल्वेबल पार्ट तो है सही, तो ये सॉल्वेबल तो होता नहीं, इतना बड़ा सेगमेंट है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये है इसका जाइंट स्ट्रक्चर। इसीलिए ये जो सेगमेंट होता है इसका, ये इनसॉल्वेबल पार्ट होता है, और ये क्या करता है, सोडियम को हटाता है और कैल्शियम कैप्चर कर लेता है, बिकॉज कैल्शियम में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सोडियम में +1 है, कैल्शियम में +2 है। तो इसलिए वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसके साथ फंस जाते हैं, यानी इसके साथ ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद ये इनसॉल्वेबल पार्ट होता है, इसको आप बाहर कर देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। अच्छा मैंने ये पूरा डिटेल क्यों बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हार्डनेस जब आपसे पूछा जाएगा तो हार्डनेस किनारे होकर सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट के बारे में पूरी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है, तो हमको हर तरीके से रेडी रखना है। तो इस चीज को जरा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए पहले। चलिए, तो अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब जरा देखो, सिंपली हम क्या करेंगे, कैल्शियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, कैल्शियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का सल्फेट है। आप रिएक्शन करा रहे हैं काल्गन से Na6P6O18, तो आप क्या करेंगे, देखो Ca+2 है, P6O18 -6 है, तो 6 इधर 2 इधर, तो Ca3P6O18 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया और ये इनसॉल्वेबल पार्ट होगा, और फिर साथ में 6 टाइम्स ऑफ Na+ बाहर हो गया, है ना। तो अब आप ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन जब हो रहा है तो कितने मोल कहाँ लगेगा, ये सब आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, है ना। तो ये इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। सिमिलर आप रिएक्शंस करा सकते हैं मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम का सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, Mg3P6O18 बना। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट के साथ भी वही बनेगा, साथ में अब क्या बन जाएगा, मतलब Ca3P6O18, साथ में सल्फेट आयन अलग होगा, है ना, सोडियम के साथ सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोराइड जुड़ा, है ना, और यहाँ भी Mg3P6O18। तो आप मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि ये क्या है, और ये सभी इनसॉल्वेबल पार्ट है जिसको आप आसानी से बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो रिमूव करने का ये दूसरा मेथड है, बाय द यूज ऑफ काल्गन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे। एक और मेथड, अब हम लोग थर्ड मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उस पर बात नहीं करूंगा, और ये है बाय द यूज ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसको हम परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं। परम्यूटेड मेथड, ये क्या है? तो देखो सबसे बड़ा काम है आप इस केमिकल के बारे में समझो। अच्छा जरा देखो, सोडियम आयन ये रहा,
सिलिकेट आयन बोलते हैं SiO4-4, ये सिलिकेट है, इसका नाम क्या है, सिलिकेट। तो अगर आप इसको सोडियम सिलिकेट बनाते तो Na4SiO4 ऐसे लिखते, दिस इज द सोडियम सिलिकेट। अच्छा, एल्युमिनियम सिलिकेट कैसे लिखोगे, Al+3 SiO4-4, तो इधर कैसे आ जाएगा, Al4 SiO4 का होल थ्राइस, तो दिस इज द एल्युमिनियम सिलिकेट। तो ये है एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब एक साथ अगर आप लिखोगे कैसे बनाओगे, जोड़ दो, Na4 SiO4 डॉट Al4 SiO4 का होल थ्राइस, ऐसे ये सॉरी 4। अब एक साथ जोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे, Na4 Al4 SiO4 का होल 4, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड NaAlSiO4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। आपको कई बार सीधे में अगर ये लिख देता तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आती, तो अगर आप ये थोड़े से बेसिक जान जाओगे नाम के तो बहुत आसानी रहेगी, आप डर खत्म होगा आपका। अब जरा समझिएगा, इसको हम लोग Na2 ट्वाइस कर रहे हैं, Al2 Si2O8 कर देते, समझ आई बात। तो दिस इज द डाइमर, और इसको हम, इस पूरे सेक्शन को हम लिख देंगे Z, एक नया नाम देते हैं Z, विच इज Al2 Si2O8 आ गया, इसको पूरे को हमने नाम क्या दे दिया, Z। तो इसको एक साथ लिख देते हैं Na2Z, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम जियोलाइट। आप लोगों ने सब नाम सुने होंगे, बट ध्यान रखना दिस इज द सोडियम जियोलाइट। तो आपसे कई बार Z के बारे में पूछा जाएगा, Z क्या है, तो Z ये है भाई। तो 2Na+ अगर इसके अंदर है तो यहाँ भी -2 होगा पूरा, ये ध्यान रखना। तो Na2Z में ये जो सिलिकेट वाला पोर्शन है, वो ये जो सिलिकेट पूरा पोर्शन आप लिख रहे हो, ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। अब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेगा, जैसे वहां पे P6O18- ने किया था, वैसे ही सेम काम Z कर देगा। तो जो जियोलाइट सेक्शन है वो क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सेपरेट कर लेगा। तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप रिमूवल के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड Na2Z से रिएक्शन करा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। तो आप क्या लिख देंगे, CaZ लिख देंगे, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ NaCl। ये क्या है, कैल्शियम जियोलाइट, है ना। और फिर इसी तरह से ये इनसॉल्युबल पोर्शन होगा Na2Z, यहाँ फर्दर रिएक्शन MgZ और 2 टाइम्स ऑफ NaCl। इसी तरह से कैल्शियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का सल्फेट है, इन सब के साथ रिएक्शन होगा Na2Z का, या यहाँ पे Na2Z रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम का Z, मैग्नीशियम का Z, ठीक है। तो यहाँ पर बस साथ में Na2SO4 बन जाएगा। तो ये है प्रॉपर इसको रिमूव करने के मेथड्स। तो ये सब इनसॉल्युबल पोर्शन होगा, आप आसानी से इसको बाहर कर सकते। तो अब हम लोगों ने इतना जो टॉपिक पढ़ा, ये हार्डनेस और उसके रिमूवल के मेथड्स हैं। हार्डनेस के क्या क्या टाइप हैं, रिमूवल क्या क्या हो सकता है, ये सब लोगों ने जान लिया। अब मैं इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा है, बट हमको जानना है। और अब हम उस रिमूवल ऑफ हार्डनेस के बाद जो हार्डनेस का मेजरमेंट है उसके बात करेंगे। तो हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल से इस पर न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं। एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको इंफॉर्मेशन थ्योरी के बेस पे आते हैं, बट हार्डनेस का जो पैरामीटर है वो दिखाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी वाटर अगर आपने ले रखा है, वो टैप वाटर है, तो आप लिख सकते हैं ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट present in water represent the hardness
ये सिंपल सा थ्योरी बताया गया कि हम किसी भी वाटर के अंदर जो ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसको हम मेजर करेंगे और वो हार्डनेस का पैरामीटर होता है। और आप देख भी रहे हो कि ज्यादातर हम लोग इनसॉल्युबल पार्ट में निकालते किसको थे, कार्बोनेट को। अच्छा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों सिलेक्ट कर दिया? यानी हम अगर देखें तो हार्डनेस को रिप्रेजेंट का हार्डनेस का एक फॉर्मूला जो आया वो आप देख सकते हैं, ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये तो हो गया, बट इनटू 10 की पावर 6 लिख बिकॉज ऑफ ppm। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो ग्राम अमाउंट होगा ये हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा तरीका है भाई। ppm का मतलब आप पहले से जानते हैं। तो हमको किसी भी वाटर सैंपल के अंदर अगर हार्डनेस को मेजर करना है तो हमारा एक काम होगा कि हम उस वाटर सैंपल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकाल दें और अमाउंट निकाल के इस फॉर्मूले में सेट कर दें तो वो आपको ppm में हार्डनेस दे देगा। तो इतना ही बस काम है इस पे, है ना। तो मैं एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ आपको कैसे। अब क्या किसी वाटर के अंदर, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, अब इसके अंदर तो कैल्शियम क्लोराइड भी होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, कैल्शियम का सल्फेट भी होगा, मैग्नीशियम का भी सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम का बाई कार्बोनेट हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। अब आपको तो केवल कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब है, तो हम करेंगे क्या? हम दरअसल सभी के ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, समझिएगा ध्यान से, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और इन सब के ग्राम इक्विवेलेंट को जो जो इसके अंदर है वो सब बराबर करके आप लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बस यही थ्योरी है इसकी। जैसे ही आप ये सब बराबर करेंगे आपको ये वैल्यू यहाँ से W की आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे ना? तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये बात जो मैंने बोली ये है, ये फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, हमने सभी के ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड करके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बन में बदल देना है। हमारा मेन काम क्या है कि हमारे पास जो कुछ वाटर में पड़ा होगा उन सब को कन्वर्ट करना होगा कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ऑब्वियसली रिएक्शन से ही करते हैं, और रिएक्शन अगर करते हैं तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सबको बराबर करके आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कर देंगे। समझ गए? और आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, इसको नोट करिए। फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देके आपको इसके बारे में समझाता हूँ। चलिए, अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन की तरह ही मैं इसको ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने दिया कि एक आपके पास 500 ml वाटर, H2O सैंपल है, टैप वाटर है, और इट कंटेन 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड और सॉरी और 10 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये मैंने इस वाटर सैंपल की कंडीशन बता दी। अब आपको हार्डनेस इसका बताना है, हार्डनेस आपको इसका बताना होगा। तो देखो हमें करना क्या है, इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, W बाई E इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस
10 by equivalent mass of magnesium chloride is equal to W by E is equivalent mass of calcium carbonate। हमको इसी W को तो निकालना है। अच्छा 10, क्योंकि सबके n फैक्टर 2 होंगे तो हटा दो, सीधे 10 अपॉन मॉलिकुलर मास 111 आएगा प्लस कैल्शियम क्लोराइड का, और ये 10 बाई मैग्नीशियम का 84 आएगा शायद, आई थिंक आप ऐड कर लीजिएगा, इज इक्वल टू W अपॉन 50 आ जाएगा, सॉरी 100, 2 तो कैंसिल कर चुके ना हम लोग। यहाँ से आप सॉल्व करके W की वैल्यू निकाल लेंगे, जो W की वैल्यू आएगी, अब ppm में हार्डनेस आपको निकालना है, बड़ा सिंपल तरीका है, W लिखिए अपॉन वाटर का अमाउंट कितना है 500 ml या ग्राम, एक ही बात हो गई ना, डेंसिटी 1 है, इंटू 10 की पावर 6, तो दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा टेक्निक है, कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल, एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, वाटर के अंदर जो कुछ हार्डनेस के पैरामीटर्स वाले सॉल्ट्स पड़े हैं उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट को आप कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर कर देंगे, और जैसे ही आप बराबर करेंगे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप आसानी से निकाल लोगे और उसको फॉर्मूले में रख देना, और उससे आपका हार्डनेस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस पूरे वीडियो में हार्डनेस ऑफ वाटर को लेकर एक समझ बना पाए होंगे। प्रैक्टिस करो, थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको, ताकि बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। इस पे और किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं? कुछ नहीं, इस पे सभी सॉल्ट डाले जा सकते हैं, तो आप सबको ऐड करके बराबर कर दोगे। ये कई बार क्या होता है कि आपको रिमूवल ऑफ हार्डनेस को लेकर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी टैप वाटर में इतने ग्राम बाइकार्बोनेट है, आप उसको रिमूव करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट के सामने आ सकते हैं, तो आप सबके लिए रेडी रहिए। पूरी थ्योरी को अच्छे से समझना है और उसके बाद फिर डिटेल से उसको बात करना है, ठीक है? तो आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जहाँ से भी आप डिफरेंट सोर्स से क्वेश्चन करते हैं वो करिए, और मेरे ख्याल से इस थ्योरी के बाद आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक सिंगल कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से उसको आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।